नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भारतीय सेना को दुश्मन की एक गोली के बदले 1000 गोलियां चलाने की मिल गई है छूट। खगड़िया में बोले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि चुप रहकर भी तालिबान पर ऐसे बाजी मार लेगा भारत, पाकिस्तान के सपने रह जाएंगे अधूरे। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अफगानिस्तान में छिड़ सकता है गृह युद्ध, तालिबान को चुनौती दे रहे ये संगठन, अमेरिकी जनरल ने जताई है इसकी आशंका। पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा दोस्तों कि कश्मीर पर तालिबान का भरोसा नहीं, पर भारत भी अब 90 वाला देश नहीं, भारतीय सेना है पूरी तरीके से मुस्तैद। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि जावेद अख्तर के इस बयान से देश में मचा घमासान। दोस्तों क्या है उनका बयान आपको बताएंगे, जिस पर बीजेपी ने कहा है कि माफी मांगो जावेद अख्तर। इसी के साथ जिक्र होगा मौसम का भी, दिल्ली, यूपी, बिहार समेत कई राज्यों में आने वाले 3 दिनों में होंगे झमाझम बारिश। और इसी के साथ आपको बताएंगे कि पैरालंपिक में भारत को 19 पदक मिलने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने चमत्कार के लिए पीएम मोदी को दिया धन्यवाद। दोस्तों हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको विदेश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है और अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि मोदी है तो हर जीत मुमकिन है, तो दोस्तों आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। भारतीय सेना को दुश्मन की एक गोली के बदले 1000 गोलियां चलाने की मिल चुकी है छूट। जी हां दोस्तों, भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक के दौरान रविवार को अटल सभागार में आयोजित खुला अधिवेशन को संबोधित करते हुए देश के गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनेगा और बस किसी की नजर न लगे। कोरोना संकट के दौरान किए गए कार्यों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया के नंबर 1 प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। उन्होंने लोगों से कोरोना से बचाव को लेकर वैक्सीन लेने की भी अपील की है और कहा कि बहकावे में भ्रमित ना हो, मोदी जी का कोरोना वैक्सीन ही जान बचाएगा। उन्होंने कहा कि जनता देख रही है कितना काम किया गया है, कोई भारत का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चाहे वो दुनिया का कोई देश हो। पहले से कहीं अधिक देश की सीमाएं मजबूत हो गई हैं, अब कोई हिंदुस्तान की सीमा को लांघ नहीं सकता है। पहले सेना को दुश्मन पर गोली चलाने के लिए सरकार से आदेश लेनी पड़ती थी, जिसे हमारी सरकार ने खत्म कर दिया है। अब भारतीय सेना को आदेश लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि एक गोली का जवाब 1000 गोली से देने की छूट दे दी गई है। हम और हमारी सेना सीमा की सुरक्षा में 24 घंटे तत्पर और तैनात हैं। गृह राज्य मंत्री ने विपक्षी दलों पर खुलकर हमला बोला और कहा कि जब से एक गरीब का बेटा देश का प्रधानमंत्री बना है, तब से विपक्षियों के पेट में दर्द होने लगा है। कांग्रेस राजद वर्षों सत्ता में रही, गरीबों के लिए क्या किया बतला सकती है, सिर्फ अपने और अपनों का पेट भरने का काम किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव कहते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने कुछ नहीं किया। वैसे लोगों को मैं खुली चुनौती देना चाहता हूं कि वो साबित करें कि हमारी सरकार ने कुछ नहीं किया, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। भाजपा को छोड़ ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो देश को बर्बाद करने वाले कांग्रेस के साथ नहीं गई हो। इसी के साथ गृह राज्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के खाते खुलवाकर बिचौलियों व दलालों से उन्हें बचाया। उन्होंने उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना की भी चर्चा की। आयुष्मान भारत योजना की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि अब पैसे के अभाव में किसी गरीब की मौत नहीं होगी। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि भाजपा की सरकार ने ओबीसी कमीशन को असंवैधानिक दर्जा देने का काम किया है, जिससे अब गरीबों के बेटे बेटियां भी नीट और मेडिकल में आरक्षण का लाभ पा सकेंगे। पहले जिनके बेटी बेटियों को अंग्रेजी का ज्ञान था वो ही डॉक्टर और इंजीनियर बन सकते थे, लेकिन हमारी सरकार ने मातृभाषा में हिंदी में अब सभी क्षेत्र के शैक्षणिक संस्थाओं को पढ़ाई करने की बात कही है, और जिससे अब वैसे गरीब बच्चे जो इंग्लिश मीडियम से नहीं पढ़ते थे वो भी डॉक्टर और इंजीनियर बन पाएंगे। इस मौके पर सूबे के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी समेत अन्य नेतागण मौजूद थे। तो दोस्तों बेहद बड़ी खबर यहाँ पर निकल के आ रही है, जिसमें आपको बता दें कि भारतीय सेना को दुश्मन की एक गोली के बदले 1000 गोलियां चलाने की छूट दे दी गई है और सीमा पर कोई खतरा नहीं है। भारत की सेना है हमेशा मुस्तैद। दोस्तों भारत की सेना की इस बहादुरी के लिए आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में सैल्यूट लिखना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चुप रहकर भी तालिबान पर बाजी मार लेगा भारत, पाकिस्तान के सपने रह जाएंगे अधूरे। जी हाँ दोस्तों, तालिबान पर दबाव बनाए रखने के लिए भारत कई मुस्लिम व खाड़ी देशों के अलावा अमेरिका, रूस सहित अन्य प्रभावशाली देशों के लगातार संपर्क में है। भारत ने तालिबान के संबंध में अपनी भूमिका को फिलहाल
सीमित रखा है। उसकी रणनीति है कि तालिबान की सरकार में सभी समूहों को प्रतिनिधित्व हो और पाकिस्तान का असर कम से कम हो। भारत नहीं चाहता कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान की ISI के प्रभाव वाली कठपुतली सरकार बने। सूत्रों ने कहा कि भारत ने ईरान, UAE, कतर के अलावा अमेरिका, रूस जैसे देश से एक साथ अफगानिस्तान के मसले पर संपर्क बनाए रखा है। भारत कूटनीतिक रूप से लगातार सक्रिय है। सूत्रों ने कहा कि भारत की भूमिका अफगानिस्तान की नई सरकार के कदम पर निर्भर करेगी। भारत अपने हितों के मद्देनजर शांति, स्थिरता और विकास के साझा मूल्यों पर फोकस कर रहा है। साथ ही पूरी कोशिश इस बात की है कि अफगानिस्तान आतंकियों के लिए स्थायी पनाहगाह न बन पाए। इसी के साथ दोस्तों, सूत्रों ने कहा कि पाकिस्तान की ISI चाहती है कि तालिबान हुकूमत में उसका पूरा असर रहे। अगर ऐसा होता है तो भारत के लिए चुनौती बढ़ जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान में आतंकी अड्डों की वजह से कश्मीर में लगातार घुसपैठ और आतंकवाद से जूझ रही सेना और सुरक्षा बलों को दोहरे फ्रंट पर काम करना होगा। अगर तालिबानी आतंकी ISI के गठजोड़ करके इस इलाके में ज़्यादा सक्रिय हुए तो इसका असर पूरे हिंद महासागर पर पड़ेगा। जानकारों का कहना है कि तालिबान के मसले पर मुस्लिम देश भी एक मत नहीं है। ज़्यादातर देशों को तालिबान से परहेज भले ही ना हो, लेकिन कट्टरपंथ को लेकर राय अलग अलग है। उधर पाकिस्तान को तालिबान से नई उम्मीद नज़र आ रही है। तो दोस्तों, बिना कुछ किए ही तालिबान पर बाजी मार लेगा भारत, चुप रहकर पाकिस्तान को चखाएगा। सब आप रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी भारत की सेना पर और भारत की सरकार पर पूरा भरोसा है दोस्तों, तो वीडियो लाइक जरूर कीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अफगानिस्तान में छिड़ सकता है गृह युद्ध, तालिबान को चुनौती दे रहे संगठन, अमेरिकी जनरल ने जताई है इसकी आशंका। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान को कब्जा किए हुए 20 से ज़्यादा दिन का समय हो गया है। अभी तक तालिबान ने सरकार बनाने को लेकर किसी भी तरह की घोषणा नहीं की है। वहीं दूसरी तरफ तालिबान की लड़ाई पंजशीर के विरोधी दलों से ही हो रही है और इन हालातों के देखकर US जनरल मार्क मिले का मानना है कि अफगानिस्तान में गृह युद्ध की भारी संभावना है। फॉक्स न्यूज़ से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर गृह युद्ध होता है तो इससे अल-कायदा और ISIS का विकास होगा, उन्हें काफ़ी मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि जिस तालिबान ने तेजी से अफगान सेना को हराते हुए अफगानिस्तान के सभी प्रांतों में अधिकार जमाया, उसे पंजशीर में चुनौती मिल रही है। पंजशीर पहली जगह है जहां तालिबान को इतने देर तक रुकना पड़ा। इसका एक बड़ा कारण हो सकता है कि इन विरोधियों का अहमद मसूद और अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह का नेतृत्व करना। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कश्मीर पर तालिबान का भरोसा नहीं, पर भारत भी अब 90 वाला देश नहीं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा जग जाहिर है, लेकिन इस कब्जे से कहीं ना कहीं भारत की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि भारत अभी तालिबान को लेकर पशुपेश में है। उसे तालिबान पर भरोसा करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। हालांकि तालिबान खुले तौर पर कई बार कह चुका है कि भारत से अच्छे संबंध चाहता है और अफगानिस्तान की धरती का भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी आपको बता दें कि भारत कूटनीतिक समझ से धीरे धीरे तालिबान से नज़दीकियां बढ़ाएगा। चाहे वो कतर में मंगलवार को तालिबानी नेता शेर मोहम्मद अब्बास टैनकज़ई से भारतीय राजदूत दीपक मित्तल की मुलाकात हो, या फिर सुरक्षा परिषद की ओर से दिया गया बयान हो जिसमें तालिबान को समर्थन देने जैसी बात थी, या फिर पहले से चली आ रही तालिबान से बैकडोर बातचीत हो। लेकिन दोस्तों, हर वक्त कश्मीर को लेकर खतरा बना हुआ है, लेकिन कश्मीर के मुद्दे पर भारत किसी देश पर ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकती और भारत की सेना 24 घंटे वहां मुस्तैद है और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए वहां चौकन्नी है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जावेद अख्तर के इस बयान से देश में मच गया घमासान, बीजेपी बोली जल्द माफ़ी मांगो। जी हाँ दोस्तों, प्रसिद्ध फिल्म गीतकार और लेखक जावेद अख्तर एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि RSS को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। जावेद ने RSS की तुलना तालिबान से कर दी है, जिसको लेकर वो फंसते नजर आ रहे हैं। भाजपा ने इसको लेकर उन पर हमला बोला है। भाजपा ने जावेद अख्तर से माफ़ी की मांग की है। इस बीच कांग्रेस नेता तारिक अनवर जावेद अख्तर के समर्थन में उतर आए हैं।
उन्होंने कहा कि देश के जाने माने लेखक व कवि जावेद अख्तर जी की बात तर्कसंगत है। तालिबान और भाजपा आरएसएस की विचारधारा में कोई अंतर नहीं है। तालिबान इस्लामिक स्टेट चाहता है और भाजपा आरएसएस हिंदू राष्ट्र चाहता है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि जावेद अख्तर के इस बयान से मच गया है घमासान। भाजपा नेता राम कदम ने जावेद अख्तर पर निशाना साधते हुए कहा कि संघ और वीएचपी की तुलना तालिबान से करने के लिए जब तक वो माफ़ी नहीं मांगते तब तक देश में उनकी फिल्मों को बैन कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि हाल ही में एक न्यूज़ पोर्टल के साथ बातचीत में जावेद अख्तर ने कहा था कि तालिबान क्रूर है और इसी को लेकर आरएसएस को लेकर इन्होंने आपत्तिजनक बयान दिया था। जावेद अख्तर के इस बयान पर देश की राजनीति में घमासान मच गया है और अब इनसे माफ़ी मांगने को कहा गया है। तो दोस्तों क्या आप भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द माफ़ी मांगे जावेद अख्तर? हाँ या ना में अपनी राय हमें ज़रूर बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली, यूपी, बिहार समेत इन राज्यों में आने वाले हैं 3 दिनों में झमाझम बारिश की बौछारें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने रविवार को कहा कि दक्षिण पश्चिम मानसून के फिर से सक्रिय होने के साथ ही अगले 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम और उत्तर भारत के कई हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना है। आईएमडी ने कहा कि अगले 3 दिनों के दौरान कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में अलग अलग जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है और इसके बाद तीव्रता में कमी आएगी। विभाग के मुताबिक संभावित निम्न दबाव क्षेत्र के पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने के कारण 5 से 7 सितंबर के बीच दक्षिण उड़ीसा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, विदर्भ और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में भारी से बहुत ज़्यादा भारी बारिश होने की संभावना है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पैरालंपिक में भारत को 19 पदक मिलने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने चमत्कार के लिए पीएम मोदी को दिया क्रेडिट। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि टोक्यो पैरालंपिक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 19 पदक जीते हैं। ये भारत का अब तक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने इस चमत्कार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्रेडिट दिया है और उन्होंने यूपीए सरकार के मुकाबले और एनडीए सरकार के दौर में पदकों की संख्या में हुई वृद्धि का ग्राफ दिखाकर ये जताया कि मोदी सरकार में ही खेलों के अच्छे दिन आए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया कि नए भारत के पास आसमान को जीतने वाले पंख हैं, उन्हें बस समर्थन और विश्वास की ज़रूरत है और जब खुद सबसे बड़ा नेता मजबूती से उनके पीछे खड़ा हो तो चमत्कार होता है। पैरालंपिक खेलों में ऐतिहासिक उपलब्धि दिखाता है कि महान नेतृत्व और युवा टैलेंट मिलकर क्या बदलाव ला सकते हैं। गृह मंत्री ने इस ट्वीट के साथ 2012 और 2016 में मिले पदकों की तुलना टोक्यो दक्षिण चीन सागर में भीषण युद्ध का खतरा, चीन ने लागू किया विवादित समुद्री कानून, जहाजों को उड़ाने का दे दिया आदेश। जी हाँ दोस्तों, साउथ चाइना सी में विवाद काफ़ी बढ़ गया है और माना जा रहा है कि अगले कुछ महीने में साउथ चाइना सी में भारी लड़ाई हो सकती है। इसकी वजह है चीन द्वारा नए समुद्री कानून को लागू कर देना। चीन ने साउथ चाइना सी में जिस कानून को लागू किया है वो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून का पूरी तरह से उल्लंघन करता है। चीन के नए कानून को नहीं मानने वाले जहाजों को उड़ा दिया जाएगा, ऐसा चीन कह रहा है। चीन ने बुधवार को समुद्री यातायात सुरक्षा कानून लागू कर दिया है। इसके चीन की समुद्री सीमा में प्रवेश करने वाले विदेशी जहाजों को अब चीनी अधिकारियों को अपनी मौजूदगी की जानकारी निश्चित तौर पर देनी होगी। चीन के समुद्री क्षेत्र में जो जहाज बगैर इजाजत के दाखिल होंगे, चीन के अधिकारियों को जहाज को लेकर हर एक जानकारी नहीं देंगे तो फिर उस जहाज को चीन उड़ा देगा। चीन के इस कानून के बाद बवाल मचना इसलिए तय माना जा रहा है क्योंकि चीन 90% से ज़्यादा साउथ चाइना सी को अपना हिस्सा मानता है, जबकि उस पर ताइवान, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनई का भी हिस्सा है जिसे मानने से चीन इनकार करता है। तो दोस्तों, चीन दक्षिण चीन सागर में फिर दिखाने लगा है दादागिरी और इसको लेकर अब चीन को मुंह की खानी पड़ सकती है और भीषण युद्ध होने की संभावना है दक्षिण चीन सागर में। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तालिबान के कब्जे के बाद अफगान पाकिस्तान सीमा पर बढ़ गए हैं हमले, रिपोर्ट में दावा, लापता पाकिस्तानी पत्रकार का भी कोई सुराग नहीं। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद पाकिस्तान की खुशी जग जाहिर है, लेकिन बड़ी हैरत की बात है कि तालिबान की जीत के जश्न में चूर पाकिस्तान अपनी सीमा पर बढ़ते हमलों को नजरअंदाज कर रहा है। दरअसल हाल ही में एक मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि हाल के दिनों में पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर पाकिस्तान के सुरक्षा पोस्टों पर हमले अचानक काफ़ी बढ़ गए हैं। पाकिस्तान लगातार ये दावे कर रहा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पूरी तरह से सुरक्षित है,
लेकिन स्थानीय मीडिया में ये कहा जा रहा है कि सीमा पर अस्थिरता बनी हुई है। इससे पहले 25 अगस्त को कंधार शहर में तालिबान ने 2 पाकिस्तानी पत्रकारों को पकड़ लिया था। उस वक्त तालिबान ने खैबर टीवी के एक रिपोर्टर और कैमरामैन को पकड़ लिया था, हालांकि बाद में उन्हें छोड़ दिया गया था। दोस्तों आपको बता दें कि अब अफगानिस्तान खुद पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ा रहा है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत को अब तालिबान, पाकिस्तान और चीन से अकेले और जल्द ही कश्मीर में लड़ना होगा, भाजपा सांसद का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी ने अफगानिस्तान संकट के बीच लोगों को चेताया है। उन्होंने आशंका जताते हुए कहा है कि देश को अब आने वाले वक्त में 3 मोर्चों पर यानी कि तालिबान, पाकिस्तान और चीन का सामना करना पड़ सकता है, और वो भी अकेले। स्वामी की ये चेतावनी माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर पर रविवार को एक ट्वीट के रूप में सामने आई। उन्होंने इस ट्वीट में संडे गार्डियन लाइव नाम के अंग्रेजी अखबार के एक आर्टिकल को भी शेयर किया था। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि मोदी सरकार के नेतृत्व में देश की सेना सभी चुनौतियों से पार पालेगी और सफलता हासिल करेगी, चाहे वो चीन हो, पाकिस्तान हो या तालिबान हो, तो दोस्तों इसी वक्त इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में अपनी राय हमें बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। फिर डरा रही है कोरोना की रफ्तार। एक दिन में आए 42,000 पार नए केस, एक्टिव मामले में भी हुई है बढ़ोतरी। जी हां दोस्तों, भारत में कोरोना संक्रमण ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। बीते एक दिन में देश के अंदर कोरोना के 42,766 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जो पिछले दिन की तुलना में भी थोड़े ज़्यादा हैं। देश में एक बार फिर से कोरोना के इलाजरत मरीजों का आंकड़ा 4 लाख को पार कर गया है, और अब कुल संक्रमितों के 1.24% एक्टिव केस देश में मौजूद हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़े के मुताबिक फिलहाल भारत में कोरोना एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 4,10,048 तक पहुंच गई है। वहीं कोरोना से ठीक होने वालों की भी अभी दर 97.42% पर है। देश में बीते एक दिन के अंदर कोरोना के 38,091 मरीज ठीक हुए हैं, जिसके बाद कोरोना से ठीक होने वाले कुल मरीजों का आंकड़ा 3,21,00,000 से ज़्यादा हो चुका है। हालांकि नए मामले में अभी भी केरल सबसे बड़ा हिस्सेदार बना हुआ है। यहाँ पिछले 24 घंटे के अंदर कोरोना के 29,000 नए केस सामने आए हैं। इसी अवधि में राज्य में कोरोना से 142 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। तो दोस्तों कोरोना का कहर सबसे ज़्यादा केरल पर बरस रहा है, और इसी के साथ देश में भी ये फिर से अपने पैर पसार रहा है, और इसको लेकर मोदी सरकार यहाँ पर आपको बता दें ज़बरदस्त रफ्तार से टीकाकरण करा रही है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत का एक और कमाल, टीकाकरण में G7 देशों में भी आगे निकला भारत। अगस्त में लगाई 18 करोड़ वैक्सीन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने रविवार को जानकारी दी है कि अगस्त में भारत ने सभी G7 देशों की तुलना में कोरोना के टीकों की सबसे ज्यादा अधिक खुराक दी है। केंद्र सरकार द्वारा साझा किए गए डेटा से पता चलता है कि पिछले महीने में देश में 18 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की खुराक दी गई है, जबकि आपको बता दें कि आधिकारिक माईगॉव इंडिया ट्विटर हैंडल ने डाटा साझा करते हुए कहा कि अगस्त में भारत की एक उपलब्धि आंकड़े बताते हैं कि कनाडा 30 लाख लोगों को टीका के साथ सबसे पीछे है। वहीं इसके बाद यूनाइटेड किंगडम, इटली और जर्मनी क्रमशः 50 लाख, 80 लाख, और भारत में कोरोना संक्रमण के मामले में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। केरल और महाराष्ट्र में जिस रफ्तार से फिर कोविड ने नए मामले बढ़ने लगे हैं, उससे तीसरी लहर की आशंका भी जताई जा रही है। भारत में पिछले कुछ दिनों से लगातार 40 से 45 हजार केस आ रहे हैं। तो दोस्तों G7 के सभी देशों में सबसे आगे निकला भारत, और सबसे ज़्यादा टीकाकरण भारत ने करके दिखाया है। महज अगस्त में 18 करोड़ लोगों को लगाई गई है वैक्सीन। तो दोस्तों एक महीने में 18 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई है भारत की सरकार ने। अगर आप भी मोदी सरकार के साथ खड़े हैं और ऐसा मानते हैं कि मोदी है तो हर जीत मुमकिन है, तो दोस्तों वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तालिबान से जुड़े सवाल पर असहज हुए ISI चीफ, सब कुछ ठीक हो जाएगा कहकर चलते बने। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के चीफ की अफगानिस्तान यात्रा ऐसे समय में हुई जब तालिबान पर ऐसी सरकार बनने का दबाव है जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिल सके। इससे पहले पाकिस्तान के ऑब्जर्वर अखबार ने दावा किया था कि ISI चीफ तालिबान के कमांडर और नेता से मुलाकात कर सकते हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल
जनरल फैज हमीद अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार के गठन की कोशिश के बीच शनिवार को काबुल पहुंचे और इस दौरान जनरल हमीद ने आत्मविश्वास जताते हुए कहा कि अफगानिस्तान में सब कुछ ठीक हो गया है। पाकिस्तान ऑब्जर्वर अखबार के मुताबिक इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल हमीद के नेतृत्व में पाकिस्तान अधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल तालिबान से चर्चा के लिए काबुल पहुंचा है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप वायरल हो रही है। इसमें हामिद पत्रकारों के सवाल का जवाब देते नजर आ रहे हैं। पत्रकार ने पूछा कि क्या आप तालिबान के सीनियर लोगों के साथ बैठक करेंगे। इस पर आईएसआई चीफ ने कहा यह स्पष्ट नहीं है। इसके बाद जनरल हामिद अफगानिस्तान में काबुल के राजदूत मंसूर अहमद खान की ओर देखने लगे जो उनके पास खड़े थे। जब तक खान कुछ कहते पत्रकार ने दूसरा सवाल पूछ लिया। पत्रकार ने पूछा कि आपको अफगानिस्तान में क्या होने की उम्मीद है। इस पर हमीद ने कहा कि मैं अभी यहाँ आया हूँ और इस पर राजदूत मंसूर खान ने कहा कि हम अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता के लिए काम कर रहे हैं। वहीं हामिद ने कहा कि चिंता ना करें, सब ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में पक रही है खिचड़ी। कुछ भी हो सकता है, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा नुकसान अफगानिस्तान, पाकिस्तान। तो दोस्तों, ये थी दिन भर कुछ बेहद ज़रूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल द इंडियन टीवी। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक, लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब और घंटी बजाकर कमेंट में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा।